नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। जेई मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। मेरे साथ कानपुर से जुड़ेंगे प्रखर तिवारी। प्रखर तिवारी ने जेई मेंस में 99.70 मार्क्स हासिल किए हैं। और क्या उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा कि प्रखर से बात हुई थी, प्रखर ने बताया था कि वो इंजीनियर बनना चाहते थे, उनका ड्रीम है IIT मुंबई में पढ़ना, लेकिन कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा मुश्किल हो रही थी कैसे ये किया जाए। फिर उन्होंने सुपर 100 कोचिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसे क्वालिफाई किया और उसके बाद तैयारी की। अब बहुत अच्छे अंक उन्होंने हासिल किए हैं। जेई मेंस में 99.70% नंबर उनके आए हैं। अब मेरे साथ कानपुर से जुड़ेंगे प्रखर तिवारी, जो बताएंगे अपनी स्ट्रेटजी, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और वो क्या की फैक्टर था जिसने उनको इतना बड़ा ड्रीम दिया, और अब जेई एडवांस के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रखर से। प्रखर, इस समय कैसे जेई एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। अच्छी चल रही है मैम। कितने घंटे पढ़ाई और कर रहे हैं इस समय आप? अब अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही रहता है कि 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडीज हो जाती हैं और 6 आवर्स की क्लासेस होती हैं। तो यानी 6 घंटे आपकी क्लास चलती है और 8 से 10 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं। यस मैम। ओके। प्रखर, मैं आपके पढ़ाई के बारे में बात करूंगी, उससे पहले मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, और कैसे आपने ये जो जेई में जाने का, जेई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, IIT में पढ़ने का, ये ड्रीम किसने दिया आपको? तो मैम, मेरी फैमिली में एक फादर, मदर और एक मेरी एल्डर सिस्टर है। और ये जो जेई जाने का सपना था वो एक्चुअली मुझे मेरी मदर से मिला। तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ IIT में जाते हुए। तो दैट वाज माय मोटिवेशन कि यार करना है तो उनके लिए करना है। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? आप क्या आपकी जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग के पैसे नहीं थे, आपकी परिवार की क्या फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी? तो मैम, मेरे फादर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, मदर हाउस वाइफ है। और ऐसा है कि जब आप जेई के लिए एक ड्रीम चूज करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप यूट्यूब क्लासेस के उससे अपनी पढ़ाई करें, और जो कि ठीक है, मेंस तक के लिए एक एडुकेट मटेरियल देते हैं, लेकिन फिर भी एडवांस तक का लेवल आपको नहीं देते हैं। और दूसरा आपके पास चॉइस रहती है कि आप पेड कोचिंग्स में जाएं। पेड कोचिंग्स के साथ मैम सीन ये रहता है कि उनकी जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हाई होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट 1 साल के लिए पढ़ रही हैं तो आपको 25 to 30,000 रुपीज उसमें लग जाएगा। और उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ईयर प्रोग्राम होता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप दोनों साल का लें तो 2.5 lakhs to 3 lakhs आराम से आपके लग जाएंगे, और इतना मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। तो तो कभी आपको लगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कोचिंग का खर्चा अफोर्ड कर पाऊँ, तो मुश्किल आएगी? कैसे डिसाइड किया कि नहीं, अब भले आर्थिक दिक्कत हो लेकिन नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है? मैम, अब फैमिली बैकग्राउंड तो मुझे पता था, और ये भी पता था कि अब कोचिंग तो नहीं जा पाऊंगा। तो उस हिसाब से मैंने बहुत ट्राई करे, अपने यूट्यूब में भी ट्राई करा, तो उतनी ज्यादा अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाई है। फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन, वो भी काफी अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेल उत्कर्ष सुपर 100 में ज्वाइन करा था। तो आप सुपर 100 गेल उत्कर्ष एकेडमी में पढ़ते हैं? यस मैम। आपने सुपर 100 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कब किया? पिछले साल किया कि इस साल किया? मैम, पिछली साल। तो उसके लिए पिछली आपने साल कैसे तैयारी की थी? मैम, एक एडिकेट एग्जाम होता है कि आपको एक 12th पास आउट बच्चा जो दे सके, तो उसके लिए वही 12th की बुक्स होती हैं हम लोग की, जो कोर्स में चलती हैं। और उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक फोर्थ होता है एप्टीट्यूड। तो वो तो मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग होती हैं। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो आपके वही होते हैं जो आप पढ़ते हैं 12th तक। तो उस इंटरव्यू में भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो अच्छे अच्छे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। बस आपने वो क्लियर कर लिया, आपका एंट्रेंस हो जाता है।
अच्छा, जो सुपर 100 का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया लास्ट ईयर, उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। कितने सवाल आए थे, आपने उसकी तैयारी कैसे, आपकी जो 12th तक की यानी 11th 12th में जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था वो सफिशिएंट था या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना भी चाहते हैं कि सुपर 100 में आने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे तैयारी होनी चाहिए। तो आप बताइए आपने क्या क्या पढ़ा था? मैम वही जो 12th की कोर्स की बुक्स होती है उनमें काफी ज्यादा मटेरियल होता है। मतलब अगर कोई बच्चा रटने को छोड़ के उन चैप्टर्स को धीरे धीरे समझना सीखे तो उसमें भी एडिकेट मटेरियल होता है जो आपको काफी ज्यादा नॉलेज दे सकता है। हम्म। और वही सब नॉलेजेस आपके हर पेपर में पूछी जाती हैं, चाहे वो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो। बस उनका लेवल जो होता है वो हाई होता जाता है। हम्म। तो वही जो हम लोग की 12th में कोर्स की बुक्स होती है, एनसीईआरटी हो गई, या फिर अगर आप सीबीएसई में जाएंगे हम्म। एनसीईआरटीज और यूपी बोर्ड की अलग, आईसीएसई बोर्ड की अलग। तो ये जो कोर्स की किताबें होती हैं ये आपको एडिकेट मटेरियल्स दे देती हैं जो आपको यहाँ का सिलेक्शन प्रोवाइड करा सके। हम्म। आप ये बताइए जो सुपर 100 का एंट्रेंस एग्ज़ाम आया था, कितने घंटे का पेपर था, कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या 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 था, आप थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। मैम 2 आवर्स का पेपर होता है और उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। 4 टॉपिक्स होते हैं, 15 फॉर फिजिक्स, 15 फॉर केमिस्ट्री, 15 फॉर मैथमेटिक्स एंड 15 फॉर एप्टीट्यूड। 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। और जब से कोरोना वायरस आया था तो वो ये हम लोग का ऑनलाइन होने लगा था। बाकी ये कुछ ओपन स्कूल्स वालों के लिए होता है और 70% और अप्रोक्सीमेटली इसका नवोदय इसका होता है, जेएनवी का। हम्म। ओके। तो 2 घंटे का पेपर था और आप कह रहे हैं कि जो 11th 12th में आपने पढ़ा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट रहा? मैम पढ़ा नहीं, अच्छे मतलब से पढ़ा, समझना। क्योंकि उन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे तो आप कोई भी बुक उठा के आप उसको रट लीजिए, आपके बोर्ड्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे और काफी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन उनसे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। हम्म। नॉलेज जब आप तक आप हमारे उनको स्टूडेंट्स के साथ समझेंगे बताइए, तब। देखिए बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है पढ़ना और समझना। कई बार बच्चे पढ़ने और समझने में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। उनको लगता है अरे मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, बताइए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने इतने कोचिंग पढ़ ली, मैंने इतना टाइम डिवोट किया, मेरे पास इतनी सारी बुक्स ही, मैंने सब पढ़ लिया। तो आप ये बताओ कि पढ़ने और समझने में क्या डिफरेंस होता है? मैम एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता, बस आपको एक मतलब जब आप पढ़ते हैं मन लगा के तो अंदर से आपकी एक फीलिंग आती कि नहीं यार अब अच्छा तो होगा ही होगा। तो आप 8 घंटे बुक्स खोल के बैठे ना, आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप पर डे 4 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं और एकदम इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप 8 घंटे अपनी बुक्स खोले बैठे हैं। हम्म। बिल्कुल। तो यानी किताब ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कि कोचिंग कैसे, आप कौन सी कोचिंग पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। आपने बुक में जो लिखा हुआ उसको कितना समझा है, कितना आपने इसको ग्रैप्स किया, ये बहुत मायने रखता है। तो ये तो यस बताया मैम। प्रखर आपने सुपर 100 की तैयारी आपने कैसे की। आप ये बताइए जो जेई मेंस में आपके मार्क्स आए, पहले ये बताइए 99.70% मार्क्स से आप सेटिस्फाई हैं? मैम सेटिस्फाई तो 100% से भी नहीं होऊंगा। हम्म। लेकिन फिर भी अभी लग रहा है कि जितना आपने मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आए हैं? बिल्कुल। कोई कमी महसूस कर रहे हैं कि अगर ये कर लेते तो पूरा 100% आ जाते? मैम अब कमी तो महसूस होगी कि एक दो क्वेश्चन जो नहीं कर पाए थे वो अगली बार ट्राई करेंगी कि वो भी कर ले। हम्म। बाकी तैयारी तो चल ही रही है। हम्म। अब आप ये बताइए जेई मेंस की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ मैं चाहती हूँ कि आप वो बातें बताएं कि जेई मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपके नो डाउट आपने सही कहा कि 100% के भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई ना हो, फिर भी जो आपने मेहनत की 99.70 मार्क्स भी अच्छे मार्क्स हैं, आपने काफ़ी मेहनत की होगी नो डाउट। अब ये बताइए जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे तो आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या शेड्यूल रहता था, क्या रूटीन रहता था आपका? मैम हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते थे 6:30 और 6 के अप्रॉक्स। फिर उस टाइम से लेके 8 o'clock 8:30 तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे। मतलब फिर हम सुबह लोग की 6 बजे उठने के बाद 8 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ते अपने ही रूम में कि क्या, मतलब नहीं नहीं, आपके क्लासरूम में कोचिंग में? मैम, क्लासरूम में। क्लासरूम में। तो कितने बजे क्लास स्टार्ट यस होती मैम। है? मैम क्लासेस हम लोग की स्टार्ट होती थी 9 o'clock से 11 o'clock, केमिस्ट्री क्लास।
लेकिन सेल्फ स्टडी हम लोग 6:30 से शुरू कर देते थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी करते 6:30 to 8। 8:30 तक, यस। ओके, तो खुद से पढ़ते थे आप? यस मैम। फिर नोट्स उसके रिवाइज बाद? करना, प्रैक्टिस करना उसी की। उसके बाद केमिस्ट्री क्लास 11 o'clock तक होती थी। फिर फिजिक्स की क्लास होती थी 11 से 2 o'clock। फिर मैथ्स की 2 से 4। और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक के बाद मैथ्स पढ़ते थे। तो मैथ्स में यही 4:30 से लेकर 8:30 तक। और फिर बाद में उसके फिजिक्स 9 o'clock से 12। तो अगर इस तरह से देखिए प्रखर, ऐसा लगता है कि सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप पूरे समय पढ़ाई में ही रहते थे? मैम अब पूरे समय पढ़ाई, बीच में मतलब जैसे 2 घंटे आपने पढ़ाई कर ली तो 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आप ब्रेक ले सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप हर आधे घंटे में 5 मिनट उठ रहे हैं, हर आधे घंटे में 10 मिनट के लिए उठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उससे आपका लॉस होगा। लेकिन अगर आप 2 आवर्स की स्टडी में 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, तो दैट सफिशिएंट। तो अगर आप इस तरह से देखें, देखिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का मैं जो शेड्यूल देख रही हूँ, मैक्सिमम लगता है कि 12 घंटे लग जाते हैं पढ़ाई में। और जो आपने कहा कि ब्रेक 10-5 मिनट का ब्रेक ठीक है, लेकिन अगर आप आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, घंटे का ब्रेक लेते हैं, तो जो कुछ आपने पढ़ा है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने से आपके अटेंशन भी डाइवर्ट होता है। आप यही कहना चाहते हैं? यस मैम, मतलब जब 10 मिनट के ब्रेक तक आपकी मूड फ्रेशिंग होती है, उसके आगे आप जितना भी अपना ब्रेक एक्सटेंड करते रहते हैं, आप जो चीजें याद करते हैं वो आप फिर भूलते जाते हैं। जैसे कि मैंने 2 आवर्स की स्टडी करी, तो मैंने उसमें कुछ कंटेंट याद करा होगा। उस 2 आवर्स के बाद अगर मैंने ब्रेक लिया है 10 मिनट्स का, तो मैं अपने माइंड को फ्रेश कर रहा हूँ कि और एक्स्ट्रा कंटेंट लेने का। लेकिन उससे ज्यादा जब अपना ब्रेक एक्सटेंड करते हैं हम लोग, तो जो कंटेंट हम लोग ने उस 2 आवर्स में कवर करा था हम्म। वो हम लोग के माइंड से जाने लगता है। हम्म। तो वो फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है उसमें। हम्म। अब प्रखर, आपसे बात करने से लग रहा है कि जो कोचिंग का समय होता है, अगर कोचिंग में आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा, मिनिमम 6 घंटे तो आप सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं। आप ही बताइए, ओवरऑल जब आप सुपर 100 में पढ़ रहे थे और आप तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे थे, सेल्फ स्टडी करना, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की है कि फ्रॉम 6:30 to 8:30 आप केमिस्ट्री, मॉर्निंग में जैसे ही आप सो के उठे आपने केमिस्ट्री पढ़ा। ये जो खुद से पढ़ना है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? मैम यही इम्पोर्टेंट होता है जो आपको आईटी ले जाता है। हम्म। क्योंकि मैम वो तो आप खुद अगर सोचिए कि कोई कोचिंग क्लास चल रही है, तो वहां पे तो 1000 के अप्रॉक्स कोई भी रैंडम कोचिंग क्लास उठा ली तो वहां एक 1000 के अप्रॉक्स बच्चे बैठते हैं। हम्म। तो अगर आपको लगता है कि कोचिंग क्लास सफिशिएंट होती है, तो हर उस 1000 बच्चे का सिलेक्शन आईटी में होना चाहिए। राइट, राइट। लेकिन उनमें से सिलेक्शंस कितने होते हैं? 100 और इवन 50 और 75। क्यों? क्योंकि वो क्लास इस मटेरियल को लेके खुद उसको रिवाइज करते हैं। वो सेल्फ स्टडी को पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हम्म। इसीलिए जो सिलेक्शंस का रेशियो होता है वो 1000 से काफी डिक्रीज कर जाता है। हम्म। अच्छा, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि वाकई में कोचिंग में अगर कोचिंग क्लास में 1000 बच्चे बैठते हैं, तो वाकई में 50-100 तो बहुत मुश्किल है, 30-40 का भी सिलेक्शन हो जाए, हो वही बहुत मुश्किल यस होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं और कुछ 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। प्रखर, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि खुद से पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब ये बताइए जो कोचिंग आपको पढ़ाती है, कोचिंग की जो क्लासेस होते हैं, उनका कितना रोल होता है? वो क्या आपको गाइड करते हैं? क्या वहाँ से क्या गेन होता है आपको? मैम, कोचिंग में आपको बस रास्ता बताया जाता है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। हम्म। वो बस आपको बताएंगे कि ये चीजें पढ़नी है, ऐसे ऐसे पढ़ना। अगर मान लीजिए आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे दोबारा समझ सकते हैं। लेकिन उन कंसेप्ट्स को याद करना और उनको अपने मतलब अप्लाई करना क्वेश्चंस में, वो सब तब तक नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम्म। बिल्कुल। ये बात मैं इसलिए पूछ रही थी प्रखर, बहुत अच्छा आपने कहा कि कोचिंग आपको ये बताती है कि आपको इस रास्ते पे जाना है, आपको यहाँ से जाना है तो आपको मंजिल मिल जाएगी, लेकिन सफ़र आपको खुद तय करना है, पैदल आपको चलना है, आपको आराम नहीं करना है, आपको एक टाइम लिमिट में उस मंजिल तक पहुँच जाना है, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, थकना नहीं है, ऊबना नहीं है, हारना नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और शायद ये चीज़ जो है वो आपको सेल्फ स्टडी से आती है।
प्रखर, यस क्योंकि मैम। मैं बहुत सारे जो बच्चे हैं, मैं उन ये कहना चाहती हूँ, बच्चे कहते हैं कि मैम कोचिंग कौन सी बहुत अच्छी, वो कोचिंग का नाम पूछते हैं कि मैम कोचिंग कौन सी बहुत अच्छी है, और यहाँ माहौल नहीं मिल रहा तो वहाँ चले जाएं, दिल्ली में नहीं पढ़ पाए तो मुंबई चले जाएं, मुंबई में नहीं पढ़ पाए तो कोटा चले जाएं। प्रखर, आपने बहुत अच्छी बात की कि खुद से पढ़ना। अच्छा ये बताइए, बहुत देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, और हर एक को मौका भी शायद नहीं, सुपर 100 हर एक को मौका भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी भी यस संख्या मैम। लिमिटेड है। आप ये बताओ, अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं किसी, और ख़ासतौर पे अभी पिछले जो 1.5 साल से हम जो माहौल देख रहे हैं, बच्चे कोचिंग भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर क्या वो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइन बताइए कि वो पढ़ के कोच बिना कोचिंग किए अब इस जेई मेंस को क्लियर कर पाएँ। मैम एक तो ये कंपटीशन है, तो उसमें आपको दूसरे की हेल्प तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और मान लीजिए आप घर में बैठ के भी अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो मैम सबसे ज़रूरी होता है आपका सीरियसनेस। हुँ, उस चीज़ को लेके आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं, डेडिकेशन आपका। अगर बंदा डेडिकेटेड है, तो वो हर माहौल में पढ़ लेगा। हुँ, और मेन चीज़ आपकी यही होती है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं उस चीज़ पे, कितना ज़्यादा आप वर्क करते हैं, हार्ड वर्क आप कितना है, कि आप चौबीसों घंटे उसी के बारे में सोच रहे हैं। हुँ। प्रखर, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो बच्चे खास तौर पे इस कोरोना काल में बच्चे कोचिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं और घरों में हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, क्या वो तरीका हो सकता है कि जैसे ठीक है आपने कहा कि डेडिकेशन होना, हार्ड वर्कर होना, और आप कितने सीरियस हैं, ये की फैक्टर हैं जो आपको सफल बनाएंगे। लेकिन जैसे देखिए, सारे जितने बच्चे टॉपर होते हैं वो कहते हैं बस 11-12 की एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ें, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और स्पीड मेंटेन करें, प्रैक्टिस करें, यानी टेस्ट सीरीज़ लें, प्रैक्टिस करें। और आपने कहा खुद से पढ़ना। जो बच्चे घरों में हैं, आप उनको बताइए कि सपोज़ कि मैं केमिस्ट्री, अब मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ना है बच्चों को, 11-12 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बच्चे कैसे पढ़ें, और उन्हें कोचिंग अगर नहीं मिल पा रही है, घरों में है, कैसे पढ़ें वो जेई मेंस के लिए? मैम एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। ओके। मैम उसमें मतलब ऐसी किताबें जो मतलब हर चीज है उसमें केमिस्ट्री की, लेकिन मेन फैक्टर ये होता है कि आप उसको कैसे डिकोड कर पा रहे हैं। हम्म। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं है, मतलब हम्म। आप उसकी अगर एक एक लाइन को पढ़ के उसको डिकोड कर पा रहे हैं, तो उससे जितना आपको कंटेंट मिल पा रहा है केमिस्ट्री का रेलेवेंट कंटेंट, उतना हम्म। किसी किताब से नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन मेन फैक्टर वही है कि आप कितना ज्यादा उसको डिकोड कर पा रहे हैं। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो अदर मटेरियल्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उतने ज्यादा आसान होते हैं आपको समझाने। एनसीईआरटी में आपको खुद समझना पड़ेगा, उसकी एक एक वर्ड को डिकोड करना पड़ेगा। हम्म। क्या उसकी हर जैसे एक आपने, लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक एक लाइन को डिकोड करना पड़ेगा, चैप्टर के हर फार्मूले को आपको समझना पड़ेगा। क्या जैसे आपने कहा नोट्स लोग थोड़ा आसानी तरीके से समझने के लिए, हेल्प के लिए लेते हैं, तो अगर सपोज क्या नोट्स लेना ज़रूरी है, आप समझते हैं? मैम ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट के ऊपर। अगर वो हम्म। समझ पा रहा है एनसीईआरटी की चीज, क्योंकि मेन मोटिव हमारा आईआईटी जाना है हम्म। और मंजिल वही होनी चाहिए, चाहे हम्म। रास्ता कोई भी हो। हम्म। तो अगर आप एनसीईआरटी समझ पा रहे हैं, हम्म। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप हम्म। उसको डिकोड करने में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, हम्म। काफी टाइम लग रहा है आपको, तो हम्म। आप जरूरत महसूस करें तो कोई और मटेरियल प्रेफर कर सकते हैं। हुँ। अच्छा देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स तो बहुत ईज़ी अवेलेबल है, तमाम स्टूडेंट्स के पास होंगी ही। अब जैसे वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि चैप्टर को डिकोड करना ज़रूरी है, यानी इसको समझना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा अपना खुद से पढ़ रहा है चैप्टर, क्या मतलब वो कितना पढ़ पा रहा है? जैसे वो अपने को जज करे, बच्चे कहेंगे ठीक है मैम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की, और हमने तो एक एक लाइन पढ़ी है, चैप्टर को समझा है। क्या उस बच्चे को कैसे एहसास हो कि वाकई वो केमिस्ट्री को समझ पा रहा है और जेई मेंस के पेपर में वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा? कैसे, क्या तरीका होना चाहिए खुद को? देखिए, जब आप कोचिंग में होते तो वहाँ फिर भी आपको हेल्प मिलती है, आपके एग्ज़ाम हर संडे आपका टेस्ट हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा घर पे पढ़ रहा है तो खुद को कैसे टेस्ट करे? मैम अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो उसको अच्छे से रटी होनी चाहिए एनसीईआरटी। और हम्म। अगर आप किसी चीज को रट रहे हैं, तो आप जैसे आप मान लीजिए आपने 2 पेजेस पढ़े,
तो उसको आपने पेंसिल के साथ पढ़ा, अंडरलाइन करते गए, जो जो इंपॉर्टेंट लिखा वो लिख दिया और अंडरलाइन कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए। फिर जब आप किताब बंद करें तो वो दोनों पन्ने आपकी आंखों के सामने आने चाहिए जब आप आंखें बंद करते हैं। हम्म। ओके। मैं अच्छा, आपने उसको ये मानता हूँ कि उसमें, बिल्कुल, हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं उसको मानता हूँ कि आपने तब सीरियसली पढ़ा है कि आपने जैसी किताब बंद करी, आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए आप बैठे और वो दोनों पेजेस जो है वो आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, और फिर आप एक एक उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो आप सब अपने आप रिकॉल कर पा रहे हैं बिना बुक खोले। अच्छा, जैसे एक होता है ना कि आपको नोट्स किसी ने बना के दे दिए, और अभी आपने कहा कि अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप उसको अंडरलाइन करते गए, नोट्स बनाते गए, क्या आपको लगता है वाकई खुद से नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर है? मैम, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे एक बार चीजें, तब तक आपको नहीं याद आएंगी। मतलब मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब तक मैं एक बार चीजें लिख नहीं लेता हूँ अपने हाथ से, चाहे जैसी चीज हो, तब तक मुझे वो याद नहीं होती है। हम्म। आपने जेई मेंस में आपने कैसे केमिस्ट्री की पढ़ाई आपने कैसे की, आप बिल्कुल डिटेल में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। मैम, केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वही अपनी एनसीईआरटी, उससे हम्म। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो काफी मदद मिल गई थी, और फिजिकल भी उसमें काफी अच्छी थी। लेकिन फिजिकल का मेन फैक्टर होता है आपकी प्रैक्टिस। तो उसमें जितने तरह के आप सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फिजिकल के लिए हम लोग के यहाँ मॉड्यूल मिलते थे हम लोग के, तो उसकी प्रैक्टिस करते थे। हम्म। वहीं सीएसआरएल के मॉड्यूल मिलते थे, हम लोग उससे प्रैक्टिस करते थे और एनसीईआरटी पढ़ते थे, थोड़ी बहुत थ्योरी, और जो क्लासेस चलती थी हम लोग की उसके नोट्स। हम्म। आप खुद से भी नोट्स बनाते थे? बिल्कुल मैम। आपने कहा कि आपको आप बिना लिखे नहीं रह सकते, यानी लिख के जब आप जो पढ़ते हैं, जब उसको लिखते हैं, तभी आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। यस मैम। तो लिखने से चाहे आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उसको फिर आपने लिखा, क्या लगता है कि मतलब वो चीज़ बुक से आपके ब्रेन में गई और फिर आपने इसको कॉपी में लिख लिया, तो आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई? बिल्कुल मैम। मैम, वो आपने पहले नोट्स रिवाइज करे, बुक्स रिवाइज करी, आप ऐसी ओरली जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बहुत 50% चांसेस होते हैं कि आपका दिमाग उस पढ़ाई से हट के कहीं और चला जाए। लेकिन जब आप लिखने लगते हैं तो ये इसकी बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका दिमाग, आपका हाथ सब कोऑर्डिनेटेड है और सब काम कर रहा है आपको सिखाने के लिए। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं सब उसी पे फोकस्ड है। अच्छा, तो जेई ये मेंस के इंपॉर्टेंस होती लिहाज, है आपकी लिखने की। ओके, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने जो बुक में पढ़ा, आपने उसको समझा, फिर उसको आपने लिखा, इसका मतलब आपका आपका माइंड और आपका हाथ कोऑर्डिनेटेड है और आप एग्जामिनेशन हॉल में भी उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। अच्छा, कोई जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स पढ़ना, ये सब्जेक्ट को पढ़ना, ये टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मैम, अगर आप स्पेसिफिक मेंस ओरिएंटेड हैं हम्म। तो उसमें काफी चैप्टर्स होते हैं जो कि काफी स्कोरिंग होते हैं और एडवांस में नहीं कवर होते हैं। आसान चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमारी इनऑर्गेनिक हो गई। तो मेंस में वो उतनी ज्यादा डीपली नहीं पूछी जाती है, हम्म। और इन ऑर्गेनिक भी मेंस की बहुत अ, आसानी आती है एक तरीके से। मतलब आप उसको एडवांस अगर कंपेयर करें तो उसका लेवल काफी नीचे होता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक के लास्ट में कुछ चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और अच्छा। बायोमोलिक्यूल्स। ये इनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको सही ही करने हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि कुछ, क्या आप टॉपिक्स केमिस्ट्री को लेकर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को केमिस्ट्री को लेके, क्या कोई आप टॉपिक जो आपके मेंस में आए हों, जैसे आपने कहा स्कोरिंग होते हैं, कोई टॉपिक भी आप बताना चाहेंगे कि बच्चों को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए? मैम, केमिस्ट्री तो पूरी पढ़ी है, क्योंकि जो बंदा सीरियस कैंडिडेट होगा वो केमिस्ट्री में ही अपना स्कोर मैक्सिमाइज करता है। हम्म। और बाकी फिजिक्स और मैथ्स जो होते हैं वो हमारे उतने ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते, कि उनमें हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, लेकिन केमिस्ट्री की अपनी एक अलग बाउंडेशंस होती हैं कि आप उसमें ज्यादा हाई लेवल नहीं ले जा सकते चीजों को। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि आपका कैसे आप काम करें और अपने केमिस्ट्री के स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं। अच्छा, जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे करना चाहिए? हम न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस से ही आएंगे, जहां से मिल रहा है बस लगाते रहो।
एक मॉड्यूल खत्म हो जाए दूसरा मॉड्यूल लगाओ, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा लगाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। हम्म। बाकी क्या फिजिकल केमिस्ट्री तो आपकी प्रैक्टिस से ही आती है। क्या केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अलावा केमिस्ट्री के लिए कोई और भी बुक पढ़ने की जरूरत है? वही बात है फिर से कि अगर आप एनसीईआरटी को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप चूज कर लीजिए कोई और किताब जो आपके लिए फेमिलियर हो, मतलब आप उससे कंटेंट समझ पा रहे हैं, क्योंकि हर बुक में अपना अलग अलग लेवल ऑफ कंटेंट होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है और हर बच्चे को हर बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो वो अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस बुक की कैसी लैंग्वेज समझ में आ रही है, कि हाँ मैं इस बुक से पढ़ूंगा मेरी केमिस्ट्री हो जाएगी, या मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा मेरी केमिस्ट्री हो जाएगी। तो वो डिपेंड ओके। करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अच्छा, इस तरह फिजिकल केमिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन्हें जरूर पढ़ना चाहिए फॉर जेई मेंस? हम सारे टॉपिक्स पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं छोड़िए। वही होता है जो मतलब कि आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चे अच्छा करते हैं और मतलब अच्छा करेंगे ही, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लेकिन केमिस्ट्री आप आपको करना ही है, मतलब नो अदर ऑप्शन इज देयर। ओके, मतलब आप कह रहे हैं केमिस्ट्री में ही मैक्सिमम स्कोर करने का स्कोप है, इसलिए आप केमिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट आप मतलब कोई भी टॉपिक आप छोड़े नहीं। यस। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो सभी बच्चों के जेई में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें यही है कि आप केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, बिल्कुल पूरा आप एनसीईआरटी से पढ़ लें। अच्छा प्रखर, आपने एनसीईआरटी के अलावा क्या आपने केमिस्ट्री में कोई और बुक पढ़ी थी? हम लोग के सर जो नोट्स देते थे उनका रिवीजन करता था और एनसीईआरटी पढ़ता था, और जो मॉड्यूल हम लोग को मिलता था सीएसआर का वो। ओके। अच्छा अच्छा, अब मैं बात करूंगी अच्छा केमिस्ट्री के लिए कोई और चीज़ आप हमारे अगर स्टूडेंट को आप सजेस्ट करना चाहें? जैसे आपने कहा सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दें, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करें, बिल्कुल कुछ न भी ना छोड़ें। और केमिस्ट्री में जैसे आपने कहा कि इसको आपको एक एक लाइन डिकोड करनी है, अच्छी तरह समझना है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स को समझ लिया है तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। यस मैम। ओके। अच्छा, अब आप फिजिक्स में बताइए, फिजिक्स की पढ़ाई, फिजिक्स में आपने क्या कोई बुक स्पेसिफिक पढ़ी? फिजिक्स की तैयारी आपने कैसे की थी? हम लोग के सर नोट्स लिखवाते थे, क्वेश्चंस कराते थे इन द क्लास, तो उसका अच्छे से रिवीजन करता था। और सीएसआरएल का वही हम लोग का मॉड्यूल होता था, तो उसका एक एक क्वेश्चन लगाता था, भले ही वो मेंस लेवल हो, एडवांस लेवल हो या इंटरमीडिएट हो, कोई भी एक एक क्वेश्चन लगाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा जो एनसीईआरटी की बुक है फिजिक्स की, वो पढ़ना सफिशिएंट है? उसको आप थ्योरी के लिए प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स पे आते हैं तो एनसीईआरटी से थोड़ा लेवल ऊपर चला जाता है मेंस का, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लेना ही पड़ेगा अच्छी प्रैक्टिस के लिए। भले ही आप वो एससी वर्मा ले लें, एससी वर्मा सर की बुक बहुत अच्छी है, वो आप प्रेफर कर कॉन्सेप्ट सकते ऑफ हैं। फिजिक्स बाय एस सी वर्मा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इसमें। ओके, ठीक है। तो एक आपने कहा कि एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक पढ़ना चाहिए, एक आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ले सकते हैं, वर्मा सर की बुक ले सकते हैं। अच्छा, आपको क्या मतलब आप जब केमिस्ट्री फिजिक्स से कंपेयर करते थे तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देते थे या कम टाइम देते थे, या फिजिक्स आपको टफ लगती थी? फिजिक्स के बारे में बताइए। मैम अगर आप उसे केमिस्ट्री से कंपेयर करें तो फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उतना स्कोर आप पाएंगे, और केमिस्ट्री में कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हाँ, तो केमिस्ट्री में तो हम लोग की वही 2 आवर्स 2.5 आवर्स की स्टडी होती थी, लेकिन फिजिक्स में हम लोग ऐसी स्टडी करते थे 3 आवर्स और 4 आवर्स की स्टडी, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आपको एक एक क्वेश्चन लगाना है और फिर नोट्स भी रिवाइज करने हैं, जो सर ने क्लास में क्वेश्चंस कराए उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और फिर अगेन आपको सीएसआरएल का मॉड्यूल लगाना है या फिर कोई अदर मॉड्यूल लगाना है। तो फिजिक्स को आप ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जबकि यस स्कोरिंग कम है लेकिन टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। मैम, अगर आपको उसमें स्कोर करना है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और किसी भी अच्छी परसेंटाइल या अच्छी रैंक के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए आपके।
आपको अगर मैं पूछूं पर्सनली फिजिक्स आपको अगर आप मैथ और केमिस्ट्री से कंपेयर करें तो फिजिक्स आपको क्या टफ लगती थी या फिर इजी, या आप ज़्यादा इसको एंजॉय करते थे? इंजॉय तो सिर्फ मैथ्स को करता हूँ और फिजिक्स को भी इंजॉय करता था काफी अच्छे से। और ऐसे एज सच कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्राइटेरिया नहीं है कि ये सब्जेक्ट ज्यादा इंजॉयबल है, दोनों ही में मजा आती थी। जब एक बार आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपके क्वेश्चंस बनने लगते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगने लगते हैं। हम्म। अच्छा, जेई मेंस की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, जैसे आपने केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है, वैसे ये बताइए कि फ़िज़िक्स तैयारी कर रहे हैं, फ़िज़िक्स जो तैयार कर रहे हैं जेई मेंस के लिए, तो एक तो आपने कहा कि नहीं, एक एक्स्ट्रा बुक लेना ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा एक बुक ले लें, और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा एक अच्छी बुक, एक अच्छा ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कोई खास, जैसे क्या फिजिक्स के फार्मूले को बार बार सॉल्व करना, इसमें क्या खास बात होनी चाहिए फिजिक्स में को अच्छे से समझने के लिए, और आप अच्छा जेई मेंस में अच्छी आपके स्कोर आ पाएँ? फिजिक्स में तो मतलब जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम मिला है फिजिक्स का, कोई भी चीज, मान लीजिए मैकेनिक्स का प्रॉब्लम मिला है, हुँ, तो उसमें कुछ कंसेप्ट्स लग रहे होंगे। हुँ, अब आपको उन कंसेप्ट्स लगाने से पहले ये सोचना है कि मैं यही कंसेप्ट्स क्यों लगा रहा हूँ। हुँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस में या तो इन्फॉर्मेशन होगी, या तो आपको ऐसा डायरेक्ट किया जाएगा कि आपको यही कंसेप्ट्स लगाने हैं। और हुँ, जब आप अपने आप से कहेंगे कि हाँ ये कंसेप्ट लगाऊंगा तो ये गलती होगी, ये कंसेप्ट लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यही कंसेप्ट इस पे फिट बैठ रहा है। जब आप हुँ, अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करने लगते हैं तो आपको अपने आप फिजिक्स आपकी अच्छी होने लगती है। ओके। अच्छा, जो जैसे आपने कहा कि भाई केमिस्ट्री में भी आपने कहा कि आपको एक एक लाइन डिकोड करनी है, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं, आपको समझना है। फिजिक्स में ऐसी क्या बात देखते हैं कि फिजिक्स को क्या, लोग कहते हैं ना फिजिक्स तो आपके आसपास है, आप जो कुछ भी आमने सामने देख रहे हैं वो सब फिजिक्स है। तो फिजिक्स को फील करना बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिक्स को फील करते हैं तो उसको आप समझ पाते हैं, फिर वो आसान लगती है। क्योंकि जेई क्लियर करना, जेई मेंस या एडवांस क्लियर करना वाकई बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। पता नहीं कहाँ से क्या सवाल आ जाए फिजिक्स का। तो फिजिक्स को लेके क्या आपकी क्या धारणा है? मैम फिजिक्स में क्वेश्चन का आंसर निकालने ज्यादा जरूरी होता है उसका मेथड। हम्म, आप किस तरीके से उस क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी एक क्वेश्चन को लेके अप्रोच बहुत जरूरी होती है, चाहे वो आप फिजिक्स में ले लें चाहे मैथ्स में ले लें। हम्म, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन होने के काफी तरीके होते हैं। मैथ्स तो अगर हटा दें तो फिजिक्स में आपके पास 2 तरीके या 3 तरीके होंगे। हो सकता है गलत कंसेप्ट से भी आपके आंसर आ जाए, हम्म, लेकिन वो आपको इन शॉर्ट फायदा नहीं करेंगे। फायदा आपको वही करेंगे जो आप सही अप्रोच के साथ आंसर। हम्म, तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपको जरूरी होता है आपकी अप्रोच बनाना, कि आप इस कंसेप्ट के थ्रू ऐसी एप्लीकेशंस के अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। हम्म। ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा कि फिजिक्स को आप ज़्यादा टाइम देते थे, तो यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब बार बार प्रैक्टिस करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, या फार्मूले को समझा है आपने? ओवरऑल फिजिक्स में क्योंकि बच्चे तो देखिए लाखों बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम भी डिवोट करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का जेई मेंस में नहीं हो पाया है। तो वो कहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ लग रही थी और इसमें स्कोर नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं इसको? हम सबसे पहले तो जरूरी ये होता है कि अपने दिमाग से हटा दो कि फिजिक्स टफ है। हम्म, आप जितने ज्यादा अपने माइंड से कहते जाएंगे कि कोई सब्जेक्ट टफ है, वो आपको उतना ज्यादा डराता रहेगा। हम्म, और कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो। हम्म, फिजिक्स में भी यही है कि अगर आप उसके एक एक कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर है उसकी थ्योरी, कि हाँ ये चीज ही लगेगी और इससे ऐसी अप्रोच करनी, तो हम्म, अपने आप आपके क्वेश्चंस बनने लगे। हम्म। आपने जब जेई मेंस की तैयारी आप कर रहे थे, तो जेई मेंस की तैयारी के लिए आपने फिजिक्स में कौन सी बुक पढ़ी थी एनसीईआरटी के अलावा? हम एनसीईआरटी और अपने सर के नोट्स और सीएसआरएल का मॉड्यूल, और वो हम्म, खत्म हो जाता था तो अदर मॉड्यूल्स और ऐसे ये सब। हम्म। अच्छा, जो आपके यहाँ सुपर 100 में मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें क्या आप देखते हैं? वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं? वो कहाँ से वो चीज़ें लेकर आते हैं? मतलब वो नोट्स किस तरीके के होते हैं जो हेल्प करते हैं? मैम वो कंप्लीट नोट्स होते हैं, मतलब आपको वो एनसीईआरटी से उठा के बीच में मेंस तक ले जाएंगे, मेंस से एडवांस तक ले जाएंगे।
हुँ, वहाँ एक्सरसाइजेस बटी हैं, एक्सरसाइज 1 हो गई हम लोग की, जो मतलब कि स्कूल लेवल के थोड़ा-सा ऊपर। हुँ, एक्सरसाइज 2 मेंस लेवल, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस, और हुँ, लास्ट में एडवांस लेवल एक्सरसाइजेस। हुँ, ओके। अच्छा, अब मैं बात करूँगी मैथ के बारे में। मैथ में मैथ में आप एनसीईआरटी के अलावा कौन-सी बुक पढ़ते थे? और मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में मैथ पढ़ने का जो आपका तरीका था, जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, आप डिटेल में स्टूडेंट्स को बताएँ। मैम मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी प्रैक्टिस। हुँ, आप एनसीईआरटी से फॉर्मूलेज़, कांसेप्ट्स ये सब देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उनको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी। हुँ, और अप्लाई करने के बाद भी मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है, तो आप अपने आप से खुद क्वेश्चन करिए कि मैंने ऐसा ही क्यों करा? हुँ, इसके और भी तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। उस क्वेश्चन को ही लेके अगर हम लोग 5 मिनट सोचें कि यार ये क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है, कि और भी इसके मेथड्स हो सकते हैं, कि क्या-क्या, क्यों ऐसे ही हम लोग अप्रोच करें? क्यों क्वेश्चन कंडीशंस जो दी गई हैं वो हैं? और ऐसे ही हुँ, जब आप क्वेश्चंस को एनालाइज़ करेंगे, हुँ, तो धीरे-धीरे अपने आप चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। हुँ। उसी से आपकी अप्रोच बनेगी मैथ्स में। आप मैथ को दिन में जो आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक शेड्यूल था, आप कितने घंटे रोज़ाना मैथ पढ़ते थे? 4 आवर्स, 4 आवर्स हुँ, और 4 आवर्स 30 मिनट्स। हुँ। ये 4 घंटे आप मैथ में किस तरह बिताते थे? आप बुक सवाल लगाते रहते थे, चैप्टर को रिवाइज़ करते थे, क्या करते थे आप? मान लीजिए कोई चैप्टर अगर स्टार्ट हुआ है, तो हुँ, सर मैथ्स की क्लास में हम लोग के पास इतना टाइम होता है कि हम लोग उसको वहीं पे समझ सकें, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी फॉर्मूलेज़ हैं वहीं क्लास में ही रट लें। हुँ, उसके बाद जो हम लोग को एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, वो हम लोग को प्रैक्टिस का मिलता है। हुँ, जितनी ज़्यादा आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी मैथ्स इम्प्रूव होती जाएगी। हुँ। और हर क्वेश्चन को अगर आप टाइमर के साथ कर रहे हैं, तो आपकी उससे स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब आप टाइम कि कितने मिनट में हमने एक सवाल को हल किया? बिल्कुल। हुँ। जैसे कि अगर आप कोई भी 1 आवर के में 30 क्वेश्चंस का टाइम ले लें, हुँ, कि इस 1 घंटे में मुझे ये 30 सवाल करने हैं। करने नहीं, अटेम्प्ट करने हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे आपके अपने आप मान लीजिए अगर आप पहले 15 कर रहे होंगे, फिर 15 हुँ, से 16 हो जाएगा, 16 से 17, 17 से 18, धीरे-धीरे करते-करते आप 30 का भी टारगेट छूने लगेंगे। हुँ। ओके। अच्छा, मैथ में भी आपने एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक पढ़ी थी? वही सीएसआर हम लोग को जो मॉड्यूल्स मिलते थे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। हुँ। आपने इसके अलावा कोई ऐसे बाहर से, जैसे लोग कहते हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए आरडी शर्मा की मैथ बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसी कोई बुक आपने नहीं ली? अगर ज़रूरत पड़ती थी तो ऐसे ही हम लोग सिस्टम पे थोड़ा बहुत देख लेते थे, और हम लोग के टीचर्स रहते थे, हुँ, तो उनसे क्लियर कर लेते थे। हुँ, और जब मॉड्यूल लग जाता था, फिर हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल्स की तरफ जाते थे। क्योंकि हम लोग पहले एक मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो पहले एक मॉड्यूल पूरी तरीके से लगाऊँगा, उसके हुँ, बाद एनी अदर मॉड्यूल। हुँ। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट वाइज बात हुई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, जो आपने कहा कि एनसीईआरटी आपने केमिस्ट्री के लिए कह दिया कि एनसीईआरटी ही की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए भी आपने कहा कि एससी वर्मा सर की बुक ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना इज़ मस्ट। और इसी तरह आपने मैथ में कहा है कि जो आपके सुपर 100 से जो आपको नोट्स मिलते थे वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये मुझे बताइए प्रखर, क्या आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए थे जेईई मेंस के लिए? वो आपको एक लेवल देते हैं कि हाँ, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आएँगे। हुँ, और जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, क्रैक करने जा रहे हैं, उसके हुँ, बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, हुँ, कि उसमें किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का लेवल जाता है क्वेश्चंस का। तो वो लेवल आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर से, कि हुँ, मेंस के प्रीवियस ईयर्स के कैसे क्वेश्चंस आए थे, और किस तरह के स्टैंडर्ड थे, क्या-क्या लेवल था। तो ये हुँ, सब इन्फॉर्मेशन आपको उनसे मिलती है। लेकिन हुँ, वो फ़ायदा तभी करता है जब आप उनको लास्ट के 1 मंथ या फिर लास्ट के 15 डेज़ में लगाएँ। हुँ। आपने कितने साल के पुराने पेपर मतलब सॉल्व किए थे? मैंने 15 इयर्स लगाए थे मेंस के पूरे। अच्छा, लास्ट 15 इयर्स के आपने क्वेश्चन पेपर लगाए। मेंस के लगाए थे। तो उसमें ऐसा भी होता है कि मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं।
तो 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हर पेपर में जो कि पिछले पेपर से उठा लिए जाते हैं। तो आपके वो 2 to 3 क्वेश्चंस पहले से आ गए आपके पास, और उसके बाद जो आपको लेवल जानना था उस पेपर के बारे में, वो आपको लेवल, स्टैंडर्ड वो पता चल गया। हम्म। हम्म। अच्छा, आपने जब आप 12th में पढ़ रहे थे तो क्या बोर्ड एग्ज़ाम के साथ ही आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे? हम तैयारी तो बोर्ड के साथ कर रहे थे, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही थी। हम्म। वो अदर फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, हम्म। तो इसलिए फिर लास्ट में मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। हम्म। अच्छा, ये बताइए प्रखर, जो 12th का सीबीएसई बोर्ड का यानी जो ओवरऑल जो उसका क्वेश्चन पेपर आते हैं, या जो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है 12th का, मैं कहना चाहती हूँ 11 12th का मिला के जो एक एनसीईआरटी की बुक्स का जो एक पूरा लेवल है, आपको लगता है कि बस वो सफिशिएंट है जेई मेंस के लिए, या वो आपको लगता है कि एक उससे आपको भी हाई लेवल की चीज़ें जेई मेंस में पूछी जाती हैं? वो आपको एक डिसेंट स्कोर दिला पाएंगे, लेकिन आप हाई लेवल चीजों पे तब जाएंगे ना जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। हम्म। तो इसलिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट वही है कि आप अपना 12th का पहले स्ट्रांग कर लें, 11th का स्कूल लेवल तक का स्ट्रांग करें, और फिर आपको जरूरत महसूस हो रही है कि हाँ यार, अब मेरा ये 11th 12th हो चुका है पूरा, अब मुझे थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर करना है, तो आप अपर लेवल्स पे जा सकते हैं। हम्म। अच्छा, एक तो आप बस मैं लास्ट में ये पूछूंगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचे, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन थे, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेटजी क्या रही है? वो तो जब पेपर मिलता है तो ही स्ट्रैटेजी बनती है। तो मेरा ये है कि मैं हमेशा मेंस का पेपर या कोई भी पेपर मैथ से स्टार्ट करता हूँ। मैथ से? अच्छा। तो मैथ से तो मैं सबसे पहले 1 आवर अपने मैथ्स को देता हूँ, और जितने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाया उतने ही ठीक है। 1 आवर मैथ्स को दे दिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आवर है उसके 45 मिनट्स अपने फिजिक्स को, जितने अच्छा, क्वेश्चंस पहले मैं कर आपने पाया मैथ का उतने। पेपर किया, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए? पहले 1 आवर मैंने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए, जितने हो पाए उतने ठीक है, और जितने नहीं हो पाए उनको एज इट इज छोड़ दिया। छोड़ दिया? अच्छा। उसके बाद फिर 1 आवर से लेकर 1 आवर 45 मिनट्स तक अपने फिजिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सेम मेथड की, जितने हो गए उतने अच्छा है, जितने नहीं हुए उनको किनारे कर दिया। फिर हाफ एन आवर केमिस्ट्री, जो 1 आवर 45 मिनट से 2 आवर 15 मिनट्स तक का टाइम था, वो मैंने अपने केमिस्ट्री को दिया। फिर 2 आवर 15 मिनट्स तक मेरे पास ऐसा था कि मैंने पूरे पेपर को गो थ्रू कर लिया था, और मेरे पास स्टिल 45 मिनट्स बचे हुए थे। तो वो 45 मिनट्स मैंने उन क्वेश्चंस को दिए जो मैं पहले अटेम्प्ट में मैथ्स और फिजिक्स में नहीं कर पाया। ओके। अच्छा, प्रखर, आप जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक। और अब बस मैं इंटरव्यू के एंड में चाहती हूँ कि आपने कई बातें कही हैं, लेकिन आप जो तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप ये बताइए, सक्सेसफुल होने के लिए और जेई मेंस क्लियर करने के लिए या ओवरऑल जेई एडवांस क्लियर करने के लिए आपको सक्सेस के लिए कौन से ऐसे की फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि हर स्टूडेंट्स को उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो होता है आपका सेल्फ बिलीफ। अगर आपको पता है कि आप जा रहे हो आईआईटी, तो आप चले जाओगे फिर। और अगर आप पहले से आप डाउटफुल हो, यार मैं जा भी पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, या क्या होगा, मेंस क्लियर होगा भी नहीं होगा, तो उसमें आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा लैक करने लगती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका सेल्फ बिलीफ। आपका उसके बाद आता है डेडिकेशन आ गया, हार्ड वर्किंग आ गई, डिसिप्लिन आ गया, कि आप अपने टाइम टेबल को लेके, अपने शेड्यूल को, जी। यही फैक्टर्स होते हैं। थैंक यू प्रखर, हमसे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो बातचीत है तमाम स्टूडेंट जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करेगी, और ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे यकीन है कि आप जेई एडवांस में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, और एक बार फिर मैं आपका इंटरव्यू करूंगी और तमाम बच्चों को आपकी स्टोरी मोटिवेट करेगी। आप तो ये थे प्रखर तिवारी, जो सुपर 100 कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस की। फ़िलहाल उन्होंने जेई मेंस क्लियर कर लिया और बहुत अच्छी उन्होंने आपको
तरीके बताए हैं, क्या की फैक्टर है। जैसे उन्होंने कहा कि सेल्फ बिलीव, तो सबसे पहले आपको खुद को यकीन दिलाना होगा, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि हाँ मेरा जेईई में सिलेक्शन हो रहा है और मैं आईआईटी में पढ़ने जा रहा हूँ। दूसरा बात ये है कि सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप किताब लेके बैठे हुए, आपने कितने घंटे पढ़ा। पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, और समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीरियस होना कि नहीं मुझे पढ़ना है और मैं ज़रूर इस एग्ज़ाम में सफल हो जाऊंगा और मुझे आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है कि आज प्रखर तिवारी से हुई ये बातचीत आपको मोटिवेट करेगी, आपको नई ऊर्जा देगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में आपको मैं किसी ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट से रूबरू कराऊंगी। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के बारे में जानते हैं और अगर आप उसका इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे उनका नाम और आप भेजें। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो जो भी मुझे भेजें। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ, अपने सुझाव ज़रूर मुझे भेजें। और अगले किसी एग्ज़ाम के बारे में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हमसे बात करें।